सबसे ज़रूरी सब इस वक्त जो है ना मौजू यही है, इंसानों के आपस के मामलात जो हैं वो किस तरीके से डील किए जाएं, रिश्ते कैसे निभाए जाएं, रिश्ते कब तोड़ दिए जाएं, रिश्ते कब ना तोड़े जाएं, बेसिक डिसीजन मेकिंग जो है, अपने आप को कैसे कैरी किया जाए, अपने आप का मतलब है फर्द को कैसे कैरी किया जाए, अपनी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ वर्थ को कैसे रिकग्नाइज किया जाए, ये बेसिक्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। जिस बंदे की सेल्फ एस्टीम ही नहीं होती, डेवलप ही नहीं होती माँ बाप की तरफ से, पेरेंटल जो फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं अपब्रिंगिंग के अंदर, परवरिश के अंदर, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप हो सकती, उसको फिर रीट्रेन करना पड़ता है अपने आप को। वो फिर असातिज़ा के अंदर बाकायदा बेटे या बेटी की तरह परवरिश पाता है। अगर तुक्का लग जाए और ऐसा आला उस्ताद मिल जाए उसको, तो क्योंकि बड़ा रेयर है, जितना आगे जाएंगे उतने कम प्रोबेबिलिटी होगी अच्छे असातिज़ा मिलने की भी। उसकी भी वजह मैं आज आपको इसी प्रोग्राम में आपको पता चल जाएगी। आज जो हम कवर करेंगे वो है दिमाग के अंदर चल साइंस क्या है, कौन से मामलात और कैसे चलते हैं। पहले मैं आपको नफ्सियात का बता दूं, जिसके लिए साइंस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके पीछे जो साइंस चल रही है वो मैं आपको आज समझाऊंगा एक एक करके। वी आर गोइंग टू कवर, आई टोल्ड यू, एटलीस्ट 6 प्राइमरी हार्मोन्स, और उनमें से आज मेजर हार्मोन से मैंने जान के स्टार्ट करना है, ताकि आप सबके अलार्म की घंटियां बज जाएं दिमागों में, कि अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने मियाँ को भी बचाएं, बीवी को भी बचाएं, अपने बहन भाइयों को बचाएं, माँ बाप को बचाएं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा, अगर कोई एक हार्मोन डिसफंक्शनल हो गया है, जो कि काफ़ी हो गए, मगर अगर कोई एक चुनना पड़े और कोई मेरे माथे पे बंदूक रख देगा, बस कोई और नाम नहीं बता, कोई एक हार्मोन का नाम बता दीजिए जो साइंस हमने तबाह किया, दिमाग को जितना खराब किया है, तो सबसे ज्यादा कौन सा किया है, तो वो in terms of its the number of people that is being affected, the number of new जो नए से नए बच्चे नस्लें हम तबाह कर रहे हैं, वो हम इस हार्मोन के थ्रू तबाह कर रहे हैं। ये खास केमिकल है हमारा, मैं इसको अब केमिकल ही बोलूंगा, हार्मोन नहीं बोलूंगा। हार्मोन का जो नफ्सियाती अमल है, जो मेरे लफ्ज़ हार्मोन बोलने से हो रहा है, वो नफ्सियात मुझे नहीं चाहिए। केमिकल से जो नफ्सियात हैं वो भी सही नहीं आएंगी, वो आज ठीक हो जाएंगी, उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं है जो अपनी करंट नफ्सियात हैं इस वक्त। हर लफ्ज़ के पीछे एक नफ्सियाती अमल होता है, उस अमल को न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं। बस न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरो मतलब दिमागी, और ट्रांसमिशन वही है जो कि आपकी टीवी की भी ट्रांसमिशन होती है, और मामलात होते हैं। एक टीवी का रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो ट्रांसमिट करता है रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन के रिसीवर के अंदर, और रिसीवर जो है ना वो एक खास सिग्नल लेता है रिमोट कंट्रोल से कि कौन सा बटन दबाया गया है। दिमाग बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। इंसानी दिमाग को अल्लाह ताला ने इसी मैकेनिज्म के ऊपर बनाया, इसी फितरा पे बनाया, इसी उसूल पे बनाया, लिटरली उसूल पे। और साइंस जिस तरीके से दिमाग को पूरी तरीके से आप पढ़ रही है, उसमें बाकायदा बिलाशुबा इतनी कोई खूबसूरत तरीके से ये न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे हुए हैं हमारे अंदर, मोर देन ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स लगे। न्यूरॉन्स के होते हैं दिमाग का एक यूनिट को, दिमाग जिन इकाइयों, दिमाग की जो इकाई है ना, इस उज़्व की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। तो वो न्यूरॉन उस हिस्से को कहते हैं दिमाग के कि जो सबसे छोटा दिमाग का हिस्सा होता है, और आइडेंटिफाइबली मतलब बाकायदा तौर पे नजर आता है कि वो अपना एक खास फंक्शन करता है। तो दिमाग के सेल्स को आप ये समझ लें, दिमाग के सेल्स को, इवन दो न्यूरॉन के अपने भी सेल होते हैं, सेल तो बहुत छोटी चीज होती है, तो दिमाग के जो सेल हैं वो न्यूरॉन्स हैं, खरबों न्यूरॉन इस वक्त हर इंसान के दिमाग में। अब ये जो साइंस है ये क्यों समझनी जरूरी है, पहले ये समझ लें आप, उसके बाद आपको ये तमाम तर मामलात की ज़रूरत जो है ना, और इसकी जो क्रिटिकलिटी है वो समझ आ जाएगी कि इतना हसास सब्जेक्ट क्यों है ये। एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ जो भी ताल्लुकात होते हैं, वो उन दोनों इंसानों की आपस की एक्विटी का मतलब होता है मेरी अपनी वर्थ कितनी है मेरे आगे, मेरी अपनी हैसियत क्या है मेरे आगे। अगर मेरी अपने आगे ही कोई हैसियत नहीं है, मेरा इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ऊपर ही, तो मैं दुनिया में कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। ना मैं कोई किसी का बॉस हो सकता हूँ, ना मैं किसी का सबॉर्डिनेट हो सकता हूँ, ना मैं किसी का भाई हो सकता हूँ, ना किसी का बेटा, ना मैं किसी का शौहर। मैं एक ऐसी मखलूक हूँ कि जिसको जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो सिचुएशन बताएगी मैं क्या करूंगा। जैसे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, जब मुझे प्यार आएगा तो मैं पूरी दुनिया की आग बुझाना शुरू कर दूंगा। जहाँ पे फेयरनेस के मीटर सारे मैं तोड़ दूंगा, गुस्से में भी और मोहब्बत प्यार उल्फत के अंदर भी, सारे फेयरनेस के तमाम मीटर तोड़ दूंगा मैं। ये बेसिक गलती है, सबसे बड़ा गुनाह जो हम करेंगे, जो हर कोई रोज कर रहा होता है।
हल्का सा प्रेशर पड़ेगा मेरे ऊपर, खतरा है की घंटी बजेगी, फिर मैं फेयरनेस के मीटर तोड़ दूंगा। फेयरनेस का मीटर क्या, इंसाफ के करीने तोड़ दूंगा कि भाई, क्योंकि इंसाफ के करीने तो घर में सबसे पहले बनते हैं। बच्चे ने गलत काम किया तो सजा देना तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। शौहर गलती करे तो सजा मिलनी चाहिए उसको, बीवी गलती करे तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम तर मामला इंसानी जो है वो फेयरनेस, इंसाफ के करीने के ऊपर अल्लाह ने ठहराए हुए हैं। और अल्लाह ने बारहा कहा है कि इंसाफ और रहम, ये दो ऐसी चीजें हैं जो खुसूसियात हैं, आपके औसाफ हैं, जो मैं तुम्हें तोहफे में दूंगा। ये इंसान की फितरा में ये दो चीजें और भी हैं, ये दो हर बच्चे के साथ देख लो, तुम्हें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानियां मिल जाएंगी। अभी भी दहरियत के खिलाफ जो लोग अल्लाह को ही नहीं मानते, उनको दहरिया बोलते हैं, कहते हैं वैसे खुद ही कुछ हो गया था। उनके खिलाफ जो अल्लाह को मानने वाले क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, जितने भी फलसफी हैं, वो जब दहरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया ये बात बताओ, अगर किसी अल्लाह ने नहीं बनाया, कोई एक बनाने वाली हस्ती नहीं है इस मखलूक को, एक खालिक नहीं है इस मखलूक का, तो तमाम के तमाम लोग इस मोरालिटी के इन दो औसाफ के साथ कैसे पैदा हो रहे हैं? ये क्या माजरा है? कोई एक ही बनाने वाली हस्ती है जो कि ये खास सिग्नेचर सब में डाल, ये ब्रांड है जो उसका लोगो लगा हुआ है कि इसको रहम का मादा इसके अंदर है, अपने आप को दूसरों की जगह रख के सोच सकता है, इसलिए लोगों के साथ गलत काम नहीं करता। कि कोई मेरे साथ गलत काम करे तो तकलीफ होगी, इसलिए कोई किसी के साथ गलत काम नहीं करता। हर जगह तो पुलिस आर्मी नहीं होती, हर जगह तो पॉलिटिक्स नहीं होती। आम बंदा किसी और आम बंदे के साथ बेजा जुल्म चलते फिरते क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे साथ कोई करे तो ये तकलीफ का आंसर है। ये है वो एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, ये बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। दूसरा, इंसाफ का करीना, सेंस ऑफ जस्टिस। इंसाफ का करीना उस तराजू को कहते हैं कि मैं अपने भाई को तो छोड़ दूंगा, उसने चोरी की होगी, तो मगर किसी और के भाई को क्यों नहीं छोड़ूंगा? या फिर एम्पैथी और जस्टिस जब मिलते हैं तो क्या खूबसूरत बैलेंस क्रिएट होता है कि कोई मेरे घर से चोरी करे तो फिर मैं तो कहूंगा कि सजा दो इसको। कोई मेरे बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करे, या खुदा ना खास्ता और मेजर क्राइम के अंदर वो भी कोई रिश्वत लेता पड़ा, या वो कत्ल बच्ची को रेप कर रहा हो, तो अपनी बच्ची की दफा में दूसरे बंदे को सजा चाहिए। मगर अगर अपना बेटा किसी और की बच्ची पे दस्तदरारी या रेप की कोशिश करे तो हम कहते हैं नहीं, मेरा बेटा, इसको किस तरीके से बचा लें। सेंस ऑफ एम्पैथी जीरो हुई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिस ही नहीं पड़ी हुई, बेसिस ही नहीं पड़ी हुई। ठीक है, सो ये दो करीने हिल जाते हैं अगर पेरेंट्स सही तरीके से परवरिश नहीं कर रहे, इन दोनों औसाफ को चमका नहीं रहे हो। और चमकाते कैसे हैं? काम दे दे के टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं कि इस सिचुएशन में डालेंगे इसको तो क्या इसकी सेंस ऑफ एम्पैथी और सेंस ऑफ जस्टिस क्रिएट हो रही है, हिल तो नहीं जाती। इसको पता भी है क्योंकि तो अल्लाह ने इसको दी हुई है, इसके लिए तो किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सो ये सारे के सारे बच्चे जो कि ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में, रूस से लेके अलास्का अमेरिका में है, पाकिस्तान से लेके UAE अफ्रीका में है, ये सारे के सारे यूरोपियन बच्चे जब पैदा होते हैं ये दो औसाफ लेके, क्योंकि और भी हैं, मैं ये दो पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको, क्योंकि बाकी के औसाफ जैसे सेंस ऑफ लिबर्टी है, सेंस ऑफ फ्रीडम है, पाकिस्तानी होने की वजह से हमें वो समझ ही नहीं आती वो क्या है। वो मैं आपको उसकी मिसालें दूंगा तो आपको पता चलेगा हाँ मुझे भी ये चाहिए। ये काफी सारे औसाफ हैं जो कि अल्लाह ताला ने पैक करके बच्चे को दुनिया में अरसाल करते हैं। ये सारे औसाफ के साथ आता है, चाहे उसने पहली जमात में फेल हुआ, चाहे वो स्कूल ही नहीं गया, कब उसने PhD कर लिया, ये वाले औसाफ अंदर से आवाजें लगाते हैं। अब वो कौन कौन सी आवाजें हैं वो किसी और सब्जेक्ट में, मैटर में कवर करेंगे हम। ये जो दो आवाजें ये हर इंसान की लग रही होती है। और जब भी दुनिया में बड़ी लीडरशिप देखेंगे, जो असली सच्ची लीडरशिप होगी, जेन्युइन जिसे कहते हैं, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, नेल्सन मंडेला, मैं आजकल की बात बता रहा हूँ, या फिर चले अंबिया हों, वो कभी भी ये दो मन के जो है ना हिलने नहीं देते। किसमें? अपनी तमाम तर फॉलोअरशिप में। चाहे वो जाहिल से जाहिल बंदा है, चाहे वो अजड से अजड बंदा है, चाहे वो आलिम से बड़ा आलिम है, चाहे वो मुफ्तियों से बड़ा मुफ्ती है, चाहे वो काजियों का भी काजी है, चाहे वो साइंस का माहिर है, चाहे वो दुनिया का माहिर है, चाहे वो मैथ्स का माहिर है, चाहे वो दीन का माहिर है, चाहे वो बिल्कुल भी जीरो महारत रखता है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, लड़का है या लड़की है, काला है या गोरा है। लीडरशिप जब भी अंबिया ने भी प्रैक्टिस की, और जो जेन्युइन लीडर्स थे वो इन दो औसाफ को अपनी इन तमाम तर फॉलोअरशिप के अंदर अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते थे कि ये दो चीजें मेरे अंदर हर वक्त चेक करते रहना, और मैं तुम्हारे अंदर ये डेवलप करता रहूंगा हर वक्त अपने किरदार से। ये क्यों आपको बताने की जरूरत पड़ी? अभी मैंने एक साइंस खोलनी है आपके सामने। ओके, आप गौर से समझें, रहमदिली, एम्पैथी,
रहमदिली सही लफ्ज नहीं, उर्दू ने अभी तक एम्पैथी का असली लफ्ज नहीं बनाया। अजीब सी बात है। और मैं उर्दू दान का बेटा हूँ, लिखारी का बेटा हूँ, 8 किताबें मेरे वालिद साहब की, असातिज़ा के साथ उर्दू सीखी मैंने, मगर एम्पैथी की परफेक्ट साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती असर होना चाहिए इंग्लिश में एम्पैथी सुन के, वो उर्दू में हमदर्दी सुन के नहीं हो सकता, रहमदिली सुन के नहीं हो सकता। एम्पैथी का असली लफ्ज उर्दू ने उस तरीके से जबान ज़द-ए-आम नहीं होने दिया। तो मैं आपको करीब करीब करके लंबे लंबे जुमलों में बताऊंगा एम्पैथी का मतलब क्या होता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि मैं अपने आप को उस बंदे की जगह रख के सोचूं कि अगर ये सिचुएशन मेरे पे गुजर रही होती तो क्या होता। उसकी करीब करीब क्या करते हैं हम कि मेरा भाई होता ये, जब या मेरी बेटी होती, जैसे हम वो सास बहू की लड़ाई में कहते हैं ना कि अपनी बेटी होती तो हम देखते क्या करते। एम्पैथी नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी की, या वो खुद अपने अपने आप उस जगह नहीं रख रही, या उसको अपनी बेटी नहीं समझ रही। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एम्पैथी की वो जो उर्दू का लंबा जुमला मुझे बोलना पड़ रहा है, उसकी वो साइकोलॉजी, नफ्सियात आपके जहन में पूरी तरीके से डीपली बैठ जाए। सो सेंस ऑफ एम्पैथी आपकी बेसिस है किसी भी मामले को असल में सुलझाने की। अल्लाह ताला ने ये बेसिस इंसान को गिफ्ट में दी हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एम्पैथी से क्या ताल्लुक है? नफ्सियात तमाम तर मामलात के अंदर जब तक आपकी सेंस ऑफ एम्पैथी प्राइमरी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होगी, तब तक आप इंसानी सतह पर रजिस्टर ही नहीं हो रहे। आप किसी और रिश्ते में मत दाखिल हों अगर आपको खुद यकीन नहीं है कि मेरे अंदर मेरी एम्पैथी की जो है ना वो सेंस कितनी है। बच्चों को एम्पैथी की सेंस के ऊपर पूरी तरीके से 12-13 साल तक, एटलीस्ट 13 साल तक पूरी तरीके से पॉलिश करें, और जस्टिस की, इंसाफ के करीने के ऊपर पूरी तरीके से पॉलिश करें। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी नहज पे एक लड़के या 2 लड़कियों को, एक बेटा या 2 बेटियों को बालिग कर दिया तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। ये वो औसाफ हैं जो आपने चमकाने हैं, वो कैरेक्टर है जो बिल्ड करना है आपने। और भी हैं, मैं बताऊंगा, मगर ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिस है। अगर एक रिश्ते के अंदर आप इंसाफ ही नहीं करते तो आपको क्या वो रिश्ता, क्या उस काबिल थे कि आपका रिश्ता किया जाए? तो नहीं, नहीं कहा। कॉमन सेंस का सवाल है ना कि एक बंदा भी तैयार ही नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं अपने 12 साल के बेटे से कहूँ पाकिस्तान के सदर के लिए इलेक्शन लड़, वो भी तैयार ही नहीं हुआ, जीते या हारे अल्लाह ना करे वो जीते, कि वो तो तबाह करके रख देगा। क्यों? क्योंकि उसकी उस लेवल के ऊपर इन उन औसाफ की ट्रेनिंग में हुई, जिन औसाफ की जरूरत होती है इस लीडरशिप की कमांड को संभालने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से एक लड़के और लड़की की जब शादी हो रही होती है तो हम जो उसके पैसे गिनते हैं और उसके शक्ल सूरत देखते हैं लड़की की, और लड़के के माल दौलत देखते हैं, कभी भी हम वो वाली असेसमेंट नहीं करते कि भाई ये तेरी सेंस ऑफ एम्पैथी की तरह है, उसका प्रूफ किया है हमारे पास। 10 मिनट में असेसमेंट हो सकती है। कैसे वो बताएगा तो पता चलेगा कि उसको पता तो है एम्पैथी क्या होती है ना। वो झूठ बता रहा है कि मेरे साथ ये कहानी हुई है या मैं ऐसे रहता हूँ, या सच बता रहा है, ये तो बात का मरला है। पहले मरले में उसको ये तो पता होगा सेंस ऑफ एम्पैथी है क्या। सही झूठ बोलेगा तो सेंस ऑफ एम्पैथी तो सही होगी उसकी, अगर रेलेवेंट कहानी सुनाएगा जो बनती होगी। और अगर वो ऐसी वैसी कहानी सुनाएगा इसका एम्पैथी से कोई ताल्लुक ही नहीं है और सिंपैथी से ताल्लुक है कि मुझे लोगों को देख के रहम आ जाता है, तो ये एम्पैथी नहीं है। ठीक है, तो अभी वो शादी के काबिल नहीं हुआ अगर उसको इंसाफ के करीने के ऊपर टेस्ट नहीं कर रहे, लड़की को भी लड़के को भी, दोनों को। याद रखिए, मगर कव्वाम आदमी होते हैं। लीडरशिप का रोल औरत भी चाहती है आदमी खुद संभाले और पूरी तरह अकाउंटेबल हो। तो मैं इसलिए लड़के से शुरू कर रहा हूँ। मगर अगर लड़की में एम्पैथी की सेंस नहीं है या फिर जस्टिस की सेंस नहीं है तो वो तो अल्लाह ना करे वो माँ बने, क्योंकि उसने अपने जैसे 50 और जो है ना वो मामलात खराब करने वाली मशीनें पैदा कर देनी है। अब आपको आसान करके बताता हूँ कि एम्पैथी, अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो एम्पैथी की। मैं आप में से 1 मिनट के लिए क्वेश्चन लूंगा ताकि मुझे पता चल जाए, सैंपल लेके, कि आप में से किसी को समझ आई है। मैं इस वक्त तकरीबन 300 बंदों के साथ एम्पैथाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इनको ये बात समझ आ रही होगी कि नहीं। जैसे ही मैं कोई अंग्रेजी का लफ्ज बोलता हूँ तो मुझे उसका उर्दू का नेमुल बदल चाहिए होता है, और उस नेमुल बदल के लिए भी उसकी भी आसान उर्दू चाहिए होती है। तो मैं एक्सप्लेनेशन लंबी दे रहा हूँ। मैं एम्पैथाइज कर रहा हूँ इस वक्त 300 बंदों के साथ, और 300 की जरूरत नहीं होती मुझे एम्पैथाइज। मैं सबसे कम एक्सपोज्ड बंदे के साथ, जिसको सबसे ज्यादा ला इल्म हो, कि उसको कभी भी नहीं साइंस पढ़ी, उसने कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, कभी उसको नहीं बताया गया नफ्सियात क्या होती हैं, उसको इस तरह के अल्फाज कभी नहीं सुने होंगे, मैं उसके अपने आप को उसकी जगह रख के अपने अल्फाज को बार बार इधर अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
वरना मैं एक जुमले में बताता एम्पैथी क्या होती है, डिक्शनरी में ये मतलब है, आगे चलें, हो जाता काम। मगर बाकी सारे साहिल अदीम तो नहीं बैठे हुए ना जिन्होंने वही किताबें पढ़ी जो मैंने पढ़ी। तो मुझे एम्पैथाइज करना पड़ता है उस बंदे के साथ, ताकि बाकी साहब ने तो कुछ ना कुछ उनसे ज्यादा ही पढ़ा, मैं तो इस वक्त उस बंदे की तरफ जा रहा हूँ, उस खातून या उस मर्द के जहन में जा रहा हूँ कि जिसको कभी भी नहीं लफ्ज सुना उसने एम्पैथी का। ठीक है जी। आमना, आमना अस्सलाम वालेकुम, आमना आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। मसलम जी। आमना, आमना आपको बस इस सवाल का जवाब देना है कि आपके ख्याल से एम्पैथी क्या होती है। जी सर, मेरे ख्याल से एम्पैथी का मतलब ये है कि आप दूसरे की सिचुएशन में जिस तकलीफ से या जिस भी फीलिंग से दूसरा समझ रहा है उसको, जिस तकलीफ से दूसरा गुजरा उसको समझ सकें। मिसाल लें। एग्जाम्पल, जी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे मेरे फादर इन लॉ ही वाज सिक, तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे और उनको 3-4 दफा एक साल में पाकिस्तान जाना पड़ा। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा अपसेट थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये बात एक्सप्लेन की कि ही इज डूइंग वट एवर ही कैन टू मेक देम फील बेटर। इमेजिन करो कि अगर इस सिचुएशन में तुम हो और तुम्हारे बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जो क्योरेबल ना हो, लेकिन तुम भी स्टिल वही कुछ करोगी जो कुछ तुम्हारे बस में होगा। तो उससे मैंने मतलब उनसे एम्पैथाइज किया कि भाई वो उनके ब्लड रिलेशनशिप हैं, तो वो उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। बेशक उनको ये भी पता है कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई मेरा ब्लड रिलेशनशिप हो या खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा हो, तो मैं भी इस सिचुएशन में होंगी, मैं भी वो सब कुछ करूंगी जो मेरे पावर्स में होगा नाम क्या करना। था? आमना आमिर। आमना, आमना मेरे साथ ही रहिएगा। अब आप, मैं आपको लेके आगे चल रहा हूँ, गौर से समझिए। आप चूंकि मैं अकेला बोलता रहूंगा ना, तो आपके दिमाग में किसी और तरीके से तरसील होगी, और मैं अगर किसी और बंदे से बात कर रहा हूँ तो बाकी की तमाम ऑडियंस को और बेहतर तरीके से समझ आएगा। सो आमना, आपने अभी तक अनम्यूट रखना है अपने आप को, ठीक और इस फिनोमेना को गौर से समझें। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? जी। गौर से समझें आप इस बात को। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है नजर। ओके। ये आपके दिमाग के अंदर बिजली जो है ना, इस तरह हर वक्त बिजली चल रही होती है, बिजली ही चलती है, असली में बिजली ही होती है वो, बाकायदा मेजर हो सकती है वो बिजली, ठीक है? दिमाग जी। बिजली से चलता है। ये है वो बेसिक यूनिट दिमाग का। ये नेटवर्क तारें बिछी हुई हैं, इन तारों के इस जोड़ को ना, एक जो सामने आपके स्क्रीन नजर आ रही है आपको, जी सर। इसको क्या कहते हैं हम ना? न्यूरो ट्रांसमिशन है लिखा नो हुआ। नो, इसको इस इकाई को, इस यूनिट को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। परफेक्ट सेल। जी। न्यूरॉन, बस न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है? इस वक्त बाकी बाकी सबको समझ आ रहा है। मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, मैं जनरलाइज बोलूंगा ताकि किसी इंसान का कॉन्फिडेंस टेस्ट ना हो यहाँ पे, ठीक है? ठीक जिसको कभी भी नहीं पता था न्यूरॉन क्या होता है, तो ये NEURON न्यूरॉन होता है, ठीक है? ये न्यूरॉन ठीक आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे मैंने उस न्यूरॉन की, ये आपको मेरे माउस से कर्सर नजर आ रहा जी सर, आ रहा है। है? ओके, फिर मैं जरा लोगों को एडमिट कर लूँ, और समझें आप इस बात को। ये वही न्यूरॉन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? जी सर। ये उसका शजर है, क्या उसे कहते हैं, स्टेम है उसका, ठीक है? ठीक है। और ठीक है। ये देख रहे हैं उसके, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है? यहाँ पे आपको डेंड्राइट्स दिखाते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं इसके, ठीक है? ठीक है। तमाम तर न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड हैं, मगर हर न्यूरॉन हर एक से नहीं कनेक्टेड। कोई ना कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है। ये गुच्छे बनते रहते हैं, ठीक है? और इन गुच्छों को दिमाग के अलग अलग लोब्स के अंदर हम स्कैन, एमआरआई जब किया जाता है ना, तो इन न्यूरॉन्स की, ये देखें लाल रंग की जो बिजली नजर आ रही है ना आपको, जी जी। यहाँ ये लाइट ऑन हो रही है, ये असल में लाइट एमआरआई के अंदर आपको नजर आती है, ठीक है? ठीक। और ठीक। इसी लाइट को कहते हैं फायरिंग अप, फायरिंग अप, जैसे जल गया है ना, जल रहा हो जैसे, ठीक है? फ्लेयर बोलते हैं ठीक। इसको आप, ठीक है? इसके बाद क्लियर से फ्लेयर नहीं बोलते, फायरिंग ही बोलते हैं, मगर इसको भी देखें फ्लेयर हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। ये फ्लेयर का मतलब है ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक न्यूरॉन दूसरे को मैसेज दे रहा है। तो ठीक है। न्यूरॉन जिस दिमाग के हिस्से का होता है ना, वो दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे बिजली पैदा हो रही होती है इस तरह, ठीक है? ठीक। यहाँ पे ठीक है आप सर। लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी बता दूं जो आप बहुत सुनेंगे, अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा सुनेंगे आप, ठीक है? कि किसी भी एक, फॉर एग्जांपल पार्किंसन का बीमार को, किसी को बीमारी है, अल्जाइमर है किसी को, इस तरह की जो बीमारी होती है ना, और भी बड़ी है, जैसे किसी को ऑटिज्म है,
ठीक है, और भी बड़ी सीरियस बीमारियां होती हैं। तो उसके एमआरआई स्कैन्स में वो देखते हैं दिमाग का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा है इसका, या कोई और चोट लग गई है उसको सर पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या करें आप, वो तो परमानेंट डैमेज हो गया, जी हाँ, 10 साल तक, 7 साल तक टू बी एग्जैक्ट परमानेंट डैमेज ही कहते थे। अब 7 साल से साइंस ने इतनी रिसर्च करके बताया कि नहीं, परमानेंट डैमेज का मतलब ही होता है या बचपन में परवरिश में कमी रह गई है लिटरली, तो उस जगह पे न्यूरॉन्स ही नहीं बने होते, या न्यूरॉन्स बने होते हैं तो उनकी एक्टिविटी नहीं रजिस्टर होती है एमआरआई में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इनको एक्सटर्नल इंडक्शन दे दे के, मैं बताऊंगा वो क्या है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से समझ लें आप, न्यूरॉन्स को हम एक्टिव करते हैं, और न्यूरॉन्स एक्टिव होता है तो नए डेंड्राइट्स खुद उगा लेता है अपने, ठीक है। और जब डेंड्राइट्स उगते हैं तो उसका कनेक्शन साथ वाले हमसाई न्यूरॉन से भी बन जाता है, और इस तरीके से इंटरनल नेचुरल इंडक्शन भी होती है। इसका मतलब है कि इंसान अगर खास किस्म की वर्जिश करता हो, खास किस्म की मैथ्स के पजल्स करता हो, दिमाग की वर्जिश की बात हो रही है, खास किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियर हो, हर वक्त मशीनों के पुर्जे जोड़ रहा है, या फिर डॉक्टर है, हर वक्त इंसानों के मसले, जो जिस्मानी मसले वो हल कर रहा है, या फिर एक सियासतदान है, हर वक्त सियासी मसाइल डील कर रहा है, हर तीनों शोबों के अंदर दिमाग के अलग अलग हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक डॉक्टर के दिमाग को, जो कि 31 साल का एक्सपीरियंस होगा, वर्सेस इंजीनियर के दिमाग को देखेंगे, तो इंजीनियर के दिमाग का कोई और हिस्से के न्यूरॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, डॉक्टर के किसी और हिस्से की तादाद ज्यादा होगी। ये जब बात हमें पता चली ना एमआरआई की इजाद के बाद, तो उन्होंने फिर बीमारियों के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया, और क्या उन्होंने कहा कि अगर एक बंदे की नेचुरल लाइफ रूटीन के थ्रू, जो भी उसका काम है, रोजगार है, उसका पेशा है, जो उसका एक खास दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल होता ही होता है, और बड़ा क्रिटिकल लेवल पे इस्तेमाल होता है ना, उसमें पैसे कमाने होते हैं, नहीं करेगा इस्तेमाल तो फिर पैसे ही नहीं कमाएगा, ठीक है। तो वहां पे न्यूरॉन्स अगर बढ़ सकते हैं, तो हम उन बीमारियों को क्यों नहीं इलाज कर सकते कि जो पैदाइशी तौर पे उस जगह पे हिस्सा डैमेज था, तो हम इसको एक्सटर्नली आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं ये एक्टिविटी को, और इनके डेंड्राइट्स को उगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो खुद ही उग जाते हैं जब ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। जब फॉर एग्जांपल हाफजे वाला जो हिस्सा है, हिपोकैम्पस, ठीक है, दिमाग का, या फिर लॉजिक का जो हिस्सा है, नियोकॉर्टेक्स, अगर लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू उसको अपनी उम्र गुजारनी पड़ेगी, तो उसका एक खास लोब है, एक हिस्सा है दिमाग का, वो करेगा ही करेगा ना, जो है वो क्या उसे कहते हैं, डेवलप हो जाएगा। लेट मी जस्ट पुश द रिकॉर्ड बटन, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैंने अब YouTube ऑफ कर ली, मुझे YouTube ऑफ करने का ऑर्डर आ गया। सो अभी मैंने आपको किसी खास जगह पे लेके जाना है, ये साइंस नहीं है, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स है ना, ये जो इनकी शाखें हैं, इनको किसी एक रूटीन में डाल के लाइफ की, या एक बच्चे का फॉर एग्जांपल 8 साल का बच्चा है, उसको एक खास लाइफ रूटीन में डालना है, और वो उस लाइफ रूटीन में अपने ब्रेन के खास हिस्से को एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेगा ही करेगा, तो उस जगह पे जो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स नए उगाएंगे ना, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये लफ्ज आप बहुत सुनेंगे हर टीवी चैनल पे, हर साइंस के जर्नल में, हर सूडो साइंटिस्ट की बातों में न्यूरोप्लास्टिसिटी हर 1 नंबर और 2 नंबर बोल रहा होगा कुछ सालों में कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ना, ये करवानी है मैंने, ठीक है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कि जब एक डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन जो इनएक्टिव था, उसको एक्टिव किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी रीग्रोथ कराई जा रही है, या उसकी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करवाई जा रही है, ठीक है, उस हिस्से में। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। समझ गए बात आमना? ठीक है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी बताना मकसद नहीं है, मकसद आपको एम्पैथी समझाना है। अब एम्पैथी क्या होती है, उर्दू में बताएं, एम्पैथी क्या होती है? कि किसी और की जगह पे अपने आप को रख के देखना कि जो वो महसूस कर रहा है, वो किस सिचुएशन में है, वो क्या फील कर रहा है। अब आपके साथ मैं रहूंगा और आपको मैं एक बात बताता हूँ, सबके सब ये बात गौर से सुन लें, आपको पता चलेगा ये इतनी बड़ी तस्वीर क्यों खोली हुई आपके सामने मैंने। जैसे ही आमना आपको बहुत ही कोई अच्छी खबर आएगी ना, अभी कोई भी अच्छी खबर, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई भी, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं? जी सर। और अगर वो आपको इस वक्त जो भी चाहिए, इस वक्त आपने डिमांड किया मुझे घर लेके दो, या कोई गाड़ी लेके दो, या व्हाटएवर ज्वेलरी लेके दो, यस, और आपके हस्बैंड आपको बताते हैं आज मैं आपको आउट ऑफ नोवेयर, ही जस्ट वेक्स अप एंड सेज टुडे आई एम गोना बाय यू ज्वेलरी, ठीक है। जैसे ही वो जुमला आपके कानों में एंटर होता है ना,
तो जी। आपको याद है पिछले मैंने प्रोग्राम में शिफ्टिंग की तस्वीर दिखाई थी आपको, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ शिफ्टिंग। ये है वो तस्वीर, नजर आ रही है आपको? जी सर। जैसे ही एक्सटर्नल डेटा आपके कानों में आता है, सेंसर ये सेंस करते हैं, तो आपकी डीपर नीड के अंदर या बेसिक मेंटल मोड्स या आपके वैल्यूज या गोल्स के अंदर कोई भी चीज ट्रिगर हो जाती है ना, अच्छी या बुरी, तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो एक खास तरीके से रिएक्शन देते हैं उसका। ठीक है? ठीक है। जी। तो अच्छी खबर पे खास तरह का केमिकल रिलीज करता है न्यूरॉन, अभी आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर। खास तरह का केमिकल रिलीज करता है। ये देखें, ये ठीक है। न्यूरॉन को मैंने, इसके दो अलग अलग न्यूरॉन आपस में बातें कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ये ब्लैक स्क्वायर में ये दोनों न्यूरॉन्स जी। आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। गौर से समझे इस बात को, क्योंकि अभी मैंने आपको ये ज्यादा देर के लिए नहीं समझानी, इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे अगली किस्तों में, बेफिक्र रहें। अभी मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपने, सारा कुछ पीछे से साइंटिफिकली हो रहा है, अल्लाह ताला की सुन्नत है। ठीक है? ठीक है। आपको आपके हस्बैंड ने कहा मैं आपको गाड़ी लेके दे रहा हूँ, ठीक है? जी। तो ये इस तरीके से, ये जो आप देख रही हैं इसको, ये जो आपस में केमिकल एक्सचेंज हो रहा है, ये कलर्स नजर आ रहे हैं आपको, डिफरेंट कलर्स, बबल्स। ठीक है? जी सर, नजर आ रहे हैं जी। हाँ, ये कलर जो है ना, ये अलग अलग केमिकल्स हैं। ठीक सो है। जो ये देखें, ये रिसेप्टर है जिसने लेना है और ये ट्रांसमीटर है जिसने देना है। तो जब ये रिसेप्टर का, इसको सेंटर बोलते हैं, आइंदा जब भी मैं सेंटर बोलूंगा ना, ब्रेन सेंटर्स, तो ये हैं सेंटर्स। ठीक है। सही। ये देखें, 1 2 3 4 5 अलग अलग कलर्स के 5 अलग अलग सेंटर्स हैं। अगर ये ब्लू वाला सेंटर खुलता है ना, तो डिमांड क्रिएट हो जाती है। ठीक है। और जैसी डिमांड क्रिएट होती है तो ब्लू वाला केमिकल इसमें ट्रांसफर हो जाता है, यहां से निकल के। ठीक है। ठीक है? इसको अपटेक जी। बोलते हैं। ठीक है? अपटेक, कि हाँ जी उसको उसको चाहिए थी, हाँ उसको दे दी, अपटेक हो गई। और इसको री अपटेक, सॉरी, इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है? आप जितना ये केमिकल इसको देता है, ठीक है, उतना ही आपको एहसास होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब वो डिपेंड करता है कौन सा केमिकल है। अगर आपको ज्वेलरी देनी थी, सुबह वादा किया था, रात को आप वेट कर रही थी, हस्बैंड ज्वेलरी नहीं लेके आया और कहा यार मेरे पास मैंने चेक किया अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, तो मैं ज्वेलरी नहीं मिली, नहीं मैं नहीं लेके आ सका। तो उसी ज्वेलरी ने, गौर से समझे इस बात को, उसी ज्वेलरी ने, कि लफ्ज ने खाली, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी के लफ्ज के पीछे पूरी एक यादाश्त है ना आपकी, बचपन से देख सुनते हैं ज्वेलरी क्या, खेलते हैं उससे, आपके अब्बा जी ने, को लोगों ने, दोस्तों ने, बहन भाइयों ने गिफ्ट की, आपको तो पता है ज्वेलरी क्या है। ठीक है? जी। जी। सो जैसे ही आपको ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट मिलने से आपको डिमांड क्रिएट हुई थी, तो ब्लू कलर का केमिकल रिलीज हुआ था। ठीक है। ठीक है? और जब जी। हस्बैंड ने आगे कहा नहीं मैं नहीं ला सका, पैसे ही नहीं आए, तो अचानक ये पर्पल वाला केमिकल जो है ना, इसका सेंटर ये खुल जाएगा और ये वाला ट्रांसमिशन इसको पर्पल केमिकल दे देगी। और वो किस चीज का होगा? वो गम का होगा, या किसी और इमोशन का होगा, डिसअपॉइंटमेंट जो का। कि नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, उदासी। ठीक। ठीक है? ठीक। सही। अब मैं आपको इसलिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ शुरू में ही, ताकि आपको आइंदा कभी भी इस बारे में कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, कि ये क्या सेंटर की क्या बात है, ये दिमाग की कहां से बात आ गई, ये कौन सी साइंस है, हार्मोन और केमिकल काम कैसे करते हैं। तो मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह एक दफा समझाया, फिक्र नहीं करें, कम से कम 10 दफा समझाऊंगा। ये तस्वीरें आपको साइंस की हर वक्त चलती रहेंगी, आपको पता होना चाहिए कि असल में इमोशंस यहाँ पे फिट हुए हैं, यहाँ पे, ये देखें, ये स्क्वायर में जी। इंसान के तमाम तरह इमोशन, ये माइक्रोस्कोप, स्पेशल माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। इतनी पतली स्ट्रिंग है, ये इतनी पतली तार है जिससे दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हुआ हुआ है। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नजर आएगा। ठीक है? उसके अंदर उससे भी छोटा एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर एक कतरा से भी कतरा नीचे ट्रांसफर होना, यहां से लेके यहां तक है, तो पानी ना, ये सब पानी है बाय द वे। ठीक है? जी। सारे केमिकल्स पानी होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। उन छोड़े और तफसील में क्या जाऊं मैं। ठीक है? तो ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अब इसकी जो अमाउंट ट्रांसफर होनी होती है उसको हम मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं नैनोलीटर पर मिलीग्राम। नैनो का मतलब पता ना आपको? जी सर, बहुत स्मॉल यूनिट है, बस इतना पता है। या वेल, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ द लीटर। जी। ओके? ठीक। सो ठीक है।
am I do, okay, well doesn't matter, it is the smallest part of the liter. स्मॉलेस्ट है, okay, ठीक है। एक मिलीलीटर क्या होता है? 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, ठीक है। और नैनोलीटर उससे भी छोटा, ठीक है। तो इतना छोटा सा सेंटर है, उसमें इतना सा ट्रांसफर होना है और हमने उसको मेजर करना जरूरी है। तो हम सेंटर की कैपेसिटी नैनोलीटर पर मिलीग्राम में मेजर करते हैं। ये किसी को नहीं भी याद रहता, खैर है, ये जरूरी चीजें नहीं है। जरूरी चीज ये कि कॉन्सेप्ट की सेंस आपको आ जाए, ठीक है, समझे? क्योंकि मैं अभी पूरी साइंस नहीं खोल सकता, और ना ही जरूरत है आपको पूरी साइंस खोलने की। मैंने आपको पहले सेशन में कहा था ना, इतनी साइंस जितनी आपके तमाम तर इंसानी मामलात में चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। बस इतनी ज्यादा बायोलॉजी सीखनी हो, शौक पड़ गया हो, जरूर जाएं। क्योंकि इसके अंदर जो आप ट्रांसमिशन होती है, इसके बाद ये अपटेक करता है, फिर इसके बाद री अपटेक करता है। ये 2-3 दफा इस पूरे हिस्से को जो ये मामला हो रहा है, इसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये बीच जो गैप नजर आ रहा है, अल्लाह ताला का मौजज़ा है ये असल में भी गैप होता है। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, मल्टी ट्रिलियन डेंड्राइट्स, मगर आपस में कनेक्ट नहीं है। छोटे से दिमाग सर के अंदर हर न्यूरॉन के बीच में गैप है, यहाँ पे गैप दिखाया जा रहा है। ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक खास केमिकल के थ्रू होता है। ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, वरना आपस में कनेक्ट होते तो यहां से केमिकल इधर ट्रांसफर ना हो सकता। सही, ठीक है, ठीक है। ये इसको हवा में छोड़ता है, समझ लें हवा, समझ लें असल में हवा में नहीं है ना, लिक्विड में ये रिलीज करता है और यहाँ से पिकअप कर लेता है। ये बिजली के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं आपस में। पर्पल में अट्रैक्ट होगा, ग्रीन में। सही, ठीक है, समझ गई बात? अब मैं वो क्यों बता रहा हूँ ये। अब वापस आते हैं जरा एम्पैथी पे। जैसे एक बंदे को आप किसी मसले में देखते हैं ना, ठीक है, और आपको पता होता है और आपकी ट्रेनिंग हुई होती है बचपन से कि मैंने एम्पैथी दिखानी है, ठीक है, तो जैसे ही वो मसले की तस्वीर आपके सामने आती है, तो आपके दिमाग का एक खास केमिकल, इसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, वो यहां से खुल जाता है और यहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां से सेंटर खुलेगा, यहां से ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। समझिए बात? एम्पैथी की साइंस हमें पता है, ठीक है। अब ज्वेलरी के ऊपर वापस आते हैं। जैसे ही आपको पता था ज्वेलरी का लफ्ज, पॉसिबिलिटी ऑफ द ज्वेलरी थी, पॉसिबिलिटी, खाली ज्वेलरी के लफ्ज से आपका सेंटर नहीं खुलेगा। मगर आपके हस्बैंड या आपके अबू या भाई जो भी कहेगा आपसे कि मैंने आपको ज्वेलरी ले देने का चांस है, तो अचानक आपका एक और केमिकल है, वो सिर्फ हुसूल का केमिकल है, रिसीविंग का केमिकल है, उसको डोपामीन बोलते हैं। उसका सेंटर खुल जाएगा और जब तक ज्वेलरी नहीं मिलती तब तक डोपामीन नहीं मिलेगा, यहां से ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, सही। और जब तक ज्वेलरी आपके हाथ में ना आती तब तक ये सेंटर खुला रहेगा। अच्छा, डिमांड करता रहेगा कि मुझे मिले। बिल्कुल। इस डिमांड को जो एजिटेशन बोलते हैं, सेंटर की एजिटेशन है, ये हर वक्त शिवर करता रहेगा। ये समझ लें आप, ये मांगे जा रहा है, यहां से मिल नहीं रहा। वो ट्रांसमिट तब करेगा जब ज्वेलरी मिलेगी हाथ में आपको, क्योंकि वो ज्वेलरी की वजह से डिमांड क्रिएट हुई है ना। तो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? साइकोलॉजी से आया ना। साइकोलॉजी कहां से आया? वो उस लफ्ज से आई। तो हर लफ्ज के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। ज्वेलरी का मतलब हमें आता है ना, ठीक है जी। तो हर लफ्ज या तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन रखता है साइकोलॉजी में, या नेगेटिव रखता है, या तो कोई लेना होता है या देना होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे कहूं कि हम ना अगले मंथ से मैं इस कोर्स की फीस 50,000 कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा आप सबके साथ, क्या होगा? परेशानी, गुस्सा, वो परेशानी जो होगी ना, वो नेगेटिव कॉनोटेशन, फीस के लफ्ज से अटैच हुई हुई है नेगेटिविटी। सही, समझ रहे? जैसे ही फीस का लफ्ज मैंने बोला ना, उस लफ्ज से दिमाग आपके न्यूरॉन्स के सेंटर खुल गए। हालांकि मैं अभी सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, सबको पता है सिर्फ मिसाल के तौर, फिर भी फीस के लफ्ज से आपके ब्रेन का वो सेंटर खुल गया। ठीक है, सही। इतनी जरूरी चीज है अपने अल्फाज का चुनाव देख के करना। ये लीडर्स को समझ नहीं आती, ये माँ बाप को समझ नहीं आती, ये बड़े बुजुर्गों को समझ नहीं आती। आपकी खाली भवों के ऊपर लकीर आती है माथे पे, और बच्चे का न्यूरोनल सेंटर खुल चुका होता है। कौन से केमिकल का? ऑफ कोर्स नेगेटिव केमिकल्स का। वो मैं कोर्टिसोल जब हार्मोन केमिकल कवर करेंगे तब आपको उसके नुकसान बताऊंगा। मैं आपको खाली इस वक्त साइंस समझा रहा हूँ, ठीक है, समझने बात। अब एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। ये सारी अंग्रेजी इस वक्त कोई ना पढ़े, आपको कंटेंट में जब आप सबके सब रेडी हो जाएंगे, आपको ये कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे सबको आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। अभी मैंने दे दिया तो आपके नेगेटिव हार्मोन ट्रिगर हो जाएंगे खाली स्लाइडें देख के। मैंने अपने हाथ में कंट्रोल रखा हुआ, वरना ये स्लाइड्स पहले दिन ही दे देता मैं आपको सारी।
मैं बड़ा नाप तोल के स्पीड अपने हाथ में रख रहा हूं सब चीजों की। किस चीज की स्पीड? ये न्यूरो ट्रांसमिशन की स्पीड। समझ आ गई बात? क्या इसका क्या मतलब है साहिल साहब? एक एक लफ्ज सोच सोच के बोला जी। अगर आप आपके नीचे रैयत में लोग हैं तो जी हाँ, एक एक लफ्ज सोच, एक एक लफ्ज क्या, आप जिस तरीके से देखते हैं ना इंसानों को, वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके कैसे कैसे मैनेज करेंगे? फीडबैक लेंगे लोगों, पूछेंगे लोगों से कि मेरा तौर-तवार कैसा है, मुझे बताओ, जिसके लिए मैंने आपको पहला फॉर्म दिया फिल करने के लिए। और सबसे छोटी एक्टिविटी है वो। अभी बड़े बड़े फॉर्म्स मिलने हैं आपको 500-500 सवालों के, ताकि आपको पता चले आपके खाली कमरे में होते हुए भी लोगों के नेगेटिव केमिकल स्टिकर हो सकते हैं खतरे के। और आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग घर में एंटर होते हैं, बच्चे नेगेटिव रहते हैं। कुछ बाप ऐसे हैं कि घर में एंटर होते हैं, बड़ा नेक आदमी है मगर उसकी प्रेजेंस नेगेटिव है, हर वक्त पॉलिसी एनफोर्स करता रहता है, हर वक्त फतवे देता रहता है। उसको यही नहीं पता कि मौलवी साहब का रोल वंस अ मंथ होना जरूरी है, जो अब्बू जी का रोल है वंस एवरी सेकंड होना जरूरी है। सोचें जरा, हर वक्त कुछ लोग होते हैं, कुछ असातिज़ा होते हैं, कुछ बाप होते हैं, कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं, बड़ी कम होती हैं मगर होती हैं, जिनकी प्रेजेंस से बच्चे को कोर्टिसोल ट्रिगर हो जाता है। कोर्टिसोल का मतलब नेगेटिव, खतरे का केमिकल, जहां से एक सेंटर खुल जाता है। ये खाली मिसाल के तौर पे मैंने ये सेंटर यहाँ पे बताए, इस तरह के बहुत होते हैं। ठीक है, हर केमिकल का अपना सेंटर है, ये समझ लें इस वक्त। समझ की बात? अब अगर एक इंसान को यही नहीं पता कि उसकी खाली बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बात तो वो बड़े प्यार से करता है मगर भवें तनी हुई होती, उसको जो चीज जरूरी होती है उसको कैजुअली बताता है, जो चीज कैजुअल होती है उसको बोल एनफोर्स कर देता है। छोटी बात करनी होती है तो लंबे लंबे जुमले बोलता है, लंबी बात करनी होती है तो दो टोक बात कर देता है। ये सारे के सारे मामला की साइंस को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसके कंट्रोल करने को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्योंकि इमोशन क्या है, ये कलर्स में मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे इमोशंस हैं। गम का केमिकल और है, खुशी का केमिकल और है, परेशानी का केमिकल और है। गम और परेशानी के डिफरेंट केमिकल्स। गुस्से का टोटल तीसरा नोरेपिनेफ्रिन है वो। ठीक है, अर्जेंसी का, इमरजेंसी से कहते हैं हम उर्दू में कि इमरजेंसी ना दोगे, उसका केमिकल और है, नोरेड्रेनलिन बोलते हैं उसको। वो गुस्से का केमिकल नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन का केमिकल और है, प्यार मोहब्बत का केमिकल और है, कुर्बानी का केमिकल और है। जो डिप्रेशन के केमिकल मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी ना, ये देखिए, मैं आपको स्लाइड का थोड़ा सा बेहतर अंदाजा होगा आज, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये आपको मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि मैं आपको उम्मीद ही रखता हूं, अभी मैं उधर नहीं जाता, मैं ज्यादा चांस ना ही लूं तो बेहतर है। ठीक है, ये ना कुछ, ये प्लीज स्क्रीन पे लिखना इस वक्त बंद कीजिए, क्योंकि मेरा कंट्रोल निकल जाएगा आज से स्लाइड्स का। ठीक है, अब ये बताएं आमना, जिसके लिए मैंने आपको अभी तक अपने साथ रखा है यहाँ पे, एम्पैथी को, एम्पैथी समझ आ गई आपको? जी सर, जी। एम्पैथी का उलट क्या है? एम्पैथी का उलट ये है कि ये ना एक समझना लफ्ज कि बताएं, बस एक लफ्ज सोचें, सब सोचें, जिसको आता है हाथ खड़ा करें। एम्पैथी का उलट क्या है? तब आपको पता चलेगा आज के सेशन में किस केमिकल के ऊपर कर। एम्पैथी का उलट क्या है? सेल्फ सेंट्रिक। यस, क्या बात है हमना, क्या बात है। तो इसका एक लफ्ज है ना, ये दो लफ्ज बोलने, सेल्फ सेंटर्डनेस दो लफ्ज हैं। एक लफ्ज है इंग्लिश में है इसका लफ्ज, उर्दू में भी है, सेल्फिश। सेल्फिशनेस। एम्पैथी का उलट सेल्फिश, करीब तरीन उलट है इसका, एग्जैक्ट उलट नहीं है मगर करीब तरीन यही है। मगर नफ्सियात इसकी वही है जो उलट की, ऑपोजिट की, मुतजाद की नफ्सियात होनी चाहिए। सेल्फिशनेस का मुतजाद है एम्पैथी। ठीक है, ये बताएं, मैं ऐसा अभी क्या करूं ताकि बाकी सब लोगों को समझ आ जाए आमना, मैं इस वक्त सेशन के दौरान ऐसी क्या हरकतें करूं जो मैं सेल्फिश लगूं आपको, कि लोग कहीं मैं सेल्फिश हुआ हूं। आप कहें कि ठीक है, जिसको टाइम सूट करता है वो आ जाए, जिसको टाइम नहीं सूट करता वो ड्रॉप हो जाए। तो मैं मेजोरिटी को प्रेफर नहीं करूंगा, मैं वो प्रेफर करूंगा जो मुझे सूट करेगा। तो ये सेल्फिशनेस होगी। बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन मिसाल। अब आमना आपके साथ बाकी लोगों के साथ भी बातचीत करूंगा मैं। थैंक यू सो मच, परफेक्ट एग्जांपल दिया आपने, कि मैं अगर लोगों का ख्याल करने की बजाय खाली टाइमिंग में भी अपनी मर्जी की टाइमिंग रखना शुरू कर दूं, ठीक है, तो ये मेरी सेल्फिशनेस है। उससे क्या होगा सेल्फिशनेस से? उससे ये होगा कि फिर लोग आपसे
मतलब दूर भागेंगे या लोग कहेंगे कि भाई मैं हम कंफर्टेबल नहीं है, वो जो मतलब आपकी प्रेजेंस से या आपके साथ डील करने में, आपसे इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल तो ठीक मतलब ठीक, सही, आप पहुंच गए। मैं आपकी बात बार बार काटता रहूंगा ताकि जो है ना फ्लो तेज तेज हो जाए बात करने का, गौर से समझें। जी तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के फायदे में भी और मेरे फायदे में भी यही है कि मैं हर वक्त सेल्फलेस रहूं, एम्पथाइज करता रहूं, जी ठीक है। मगर मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे फायदे में, और हर में ट्रेनिंग ऐसे मिलती है बचपन से कि मेरे फायदे में ये है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरी मर्जी का हो जाए, हालांकि मेरे फायदे में ये है कि सब कुछ ग्रुप की मेजॉरिटी की मर्जी करे। यस। जी सर। लेकिन सर उसमें एक फिर ये सिचुएशन भी तो आती है ना कि अगर आप सेल्फलेस हो जाते हैं तो फिर देन यू हैव टू डिफाइन योर बाउंड्रीज। ऐसे भी तो फिर होता है ना कि लोग मैं आपको आता हूँ अभी, प्रोग्राम वो देते बहुत हैं। बात की बातें अभी, इस वक्त बेसिक्स क्लियर कर लें आप, ठीक है। ठीक है अब जी। मैं एक और किसी भाई साहब से बात कर रहा हूँ, मैं वहाब साहब आपसे बात करते हैं। जी साल भाई। एम्पैथी का उलट पता चल गया, बेहिसी होता है, खुदगर्जी होता है। बेहिसी का मतलब कि मुझे मुझे एहसास हो ही नहीं रहा कि अगले बंदे के ऊपर क्या तकलीफ गुजरी है। यस। ठीक है। तो इस बेहिसी की अपनी पर्सनल लाइफ से इस खुदगर्जी की मिसाल दें जरा, हम कैसे खुदगर्ज होते हैं, जस्टिफाई कैसे करते हैं खुदगर्जी को। प्योर सेल्फिशनेस, घर पे से दें, घर पे से। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर पे आया हूँ और थका हुआ हूँ और अम्मी कहती हैं कि कहीं जाना है मुझे लेकर, और मैं बोल दूं कि नहीं मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा रहा, विदाउट थिंकिंग कि उनको क्या जरूरत होगी। सो क्या दिस बात इज है, परफेक्ट परफेक्ट। हालांकि आपके पास जस्टिफिकेशन है, मैं थका हुआ हूं, ठीक है। और ये हर रिश्ते में होता है। ये तो आपने बहुत ही प्यारी और बेसिक एग्जांपल दे दी ना, क्योंकि ये हर वक्त हर चल रहा होता है हमारा। हम कोई ना कोई बहाना करके अगले बंदे का के एहसास के क्वेश्चन को कम कर देते हैं। यस, ऐसे ही करते हैं। मतलब बेसिक्स की बात की आपने। आपकी दुनिया के किसी भी रिश्ते को टूटता हुआ देखेंगे तो उसकी बिना पड़ी होगी कि एक बंदे की सेंस ऑफ एम्पैथी ड्रॉप हुई है। शुरू वहां से हुआ होता है, उसके नतीजों में हजार और स्टोरीज बन जाएंगी, क्योंकि 1-2 साल लग जाते हैं रिश्ता टूटने में, कई दफा 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। मगर उसके पीछे जो बिना है वो लैक ऑफ एम्पैथी ही है। यहां तक कि आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन थॉरोली मेड कि सेंस ऑफ जस्टिस भी सेंस ऑफ एम्पैथी के ऊपर बैठती है आके। जिसके अंदर एम्पैथी नहीं है वो जस्टिस भी नहीं कर सकता, समझ रहे। सो इतना जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि इमोशनल, मैंने आपसे पिछले सेशन में क्या लिया था, आपकी तवक्कुआत इस सेशन से क्या खरीदने आए हैं आप इधर, इतने पैसे दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं आप। आपने कुछ तवक्कुआत रखी हुई है इस प्रोग्राम के बाद, कौन सी स्किल आ जाएगी, कौन सी सेंस आ जाएगी, समझ रहे। सो वो जो रिश्ते रिलेशनशिप का कंट्रोल है ना, वो सेल्फ कंट्रोल की बेस के ऊपर है, और सेल्फ कंट्रोल जो है वो इन औसाफ की बेस के ऊपर है। तो रिश्तों का कंट्रोल भी चाहे बॉस सबॉर्डिनेट का रिश्ता है, चाहे लीडर फॉलोअर का है, चाहे बाप बेटी का, चाहे मियाँ बीवी का है, चाहे भाई भाई का, चाहे बिजनेस पार्टनर का, चाहे दोस्त दोस्त का है, सब के सब असल में फर्द के अंदर चलते हुए उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, उस केमिस्ट्री के ऊपर की जो डिपेंड करते हैं कि केमिस्ट्री आपकी क्या है। अगर आपकी केमिस्ट्री, आप ये देखें स्क्रीन में गौर से समझ लें, अब आपको समझ आएगी मैं क्यों आपको साइंस दिखा रहा हूं। मेरे साथ ही अब आप मेरे साथ ही रहिएगा। जी जी। अब मसला ये होता है कि एक बच्चे को खुदगर्जी पे ही ट्रेनिंग मिलती है, उसको बचपन से ही ये बताया जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, बड़े तरीकों से बच्चा खुदगर्ज हो सकता है, ठीक है। कि बेटा पहले अपना हिस्सा नहीं मारेगा तो दुनिया तुझे कच्चा खा जाएगी। ये जुमला सुनते हैं हम, स्पेशली लड़के तो बचपन से सुनते आए हैं। मुकाबले का इम्तहान है, जो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन क्या कहते हैं उसको, इट्स अ डॉग ईट डॉग सिचुएशन। हर जगह पे, हर दफ्तर में मामला चल रहा है। यस, बचपन में चूंकि घर में भी ये मामला चल रहा है। सो उसको बेवकूफ कहते हैं कि जो लोगों को देता है, समझ रहे। सो ये जो बेसिस है ना खुदगर्जी की, इसकी बिना पे एक खास केमिकल ट्रिगर होता है। वो केमिकल का नाम, असल में उस केमिकल के बड़े फायदे भी हैं, मगर बेसिकली वो होता ही हुसूल के लिए कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें से। उस केमिकल का नाम है डोपामीन, ठीक है। डोपामीन या फिर कोई और भी केमिकल हो, इस वक्त के लिए मैं आपको डोपामीन की मिसाल दे रहा हूं। जब ये सेंटर खुलता है ना, आपको तस्वीर नजर आ रही है ना,
ये सेंटर खुलता है और इसको खास डिमांड चाहिए होती है ना। वो डिमांड कहाँ से आती है कि कितनी बड़ी, कितनी जरूरी, कितनी बड़ी डिमांड है उसकी। फॉर एग्जांपल, आपको एक आपका पेन नहीं लिख रहा पेपर पे और आपको पेन चाहिए दूसरा, तो जैसे ही आपको पेन मिलता है ना, तो जब आपका पेन की पॉसिबिलिटी, मतलब आपको पेन चाहिए था तो ये सेंटर खुल गया था। जैसे ही आपको ड्रॉअर में से दूसरा पेन मिल गया तो यहाँ से डोपामिन आया और आप तक पहुंच गया, इसके रिसेप्टर तक पहुंच गया। समझ गए? ठीक है। मगर ये उतना डोपामिन नहीं है, ये उतना ही जितना के सेंटर खुला था, मगर ये सेंटर उतना नहीं खुला था जितना के फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी चाहिए। ओके, समझ गए बात? सो गाड़ी चाहिए के ऊपर और सारे बहुत सारी डिपेंडेंसीज है ना गाड़ी में, और भी बड़े फायदे हैं। पेन से तो खाली आप लिख सकते हैं, गाड़ी से तो आपके बड़े खुद गर्ज किस्म के मफाद पूरे हो सकते हैं। लोग आपको क्या क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपको कितना दूर जाने में कितनी आसानी हो जाएगी, यस, एफर्ट बच जाएगी, सो हजार सहूलियात है ना गाड़ी की। पेन की तो एक ही सहूलत है। तो जैसे ही आप इस एक्विटी देखेंगे ना किसी चीज की, एक्विटी, EQUITY, एक्विटी कि उसकी वर्थ क्या है उस चीज की, तो उतना ही ज्यादा डिमांड करेगा आपका सेंटर डोपामिन को। अगर वो चीज आपको मिल रही है, सिर्फ आपको मिल रही है, जो माँ ये सोच रही है यहाँ पे कि मेरे बेटे को कुछ चाहिए स्कूल से, उसको प्राइज मिल रहा है तो मुझे डोपामिन मिल रही होगी, नहीं। जब तक आपको खुद आपके नाम की शख्सियत के अंदर कोई चीज ऐड नहीं की जा रही, चाहे वो गाड़ी है, चाहे आपको रिकग्निशन मिल रही है, चाहे वो जो भी है, जो आपको हसूल नहीं हो रहा, तो डोपामिन नहीं खुल रहा। आपके किसी भी रिश्तेदार को कुछ भी मिल रहा है, चाहे सगे बेटे बेटी को मिल रहा है, उससे डोपामिन नहीं बढ़ता, आपका डोपामिन रिलीज ही नहीं होता। वो एक और केमिकल है सेरोटोनिन, वो रिलीज होता है। वो बताऊंगा, हम सेरोटोनिन बहुत तफसील से करेंगे। दैट इज ये डोपामिन क्वालिटी के क्वांटिटी के लिहाज से सबसे बड़ी एटम बम फटा है हमारे ऊपर, सबसे ज्यादा लोग इससे मर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो सेरोटोनिन के मेल फंक्शन से हो रहा है हमारा। हम इस्लाम से दूर भी सेरोटोनिन की वजह से हो रहे हैं, हम दोज़ख में भी सेरोटोनिन की वजह से ही जा रहे हैं, हम दुनिया में भी पस सेरोटोनिन की वजह से ही हो रहे हैं। दुनिया में जो पस का मतलब है पूरी की पूरी कौम हमारी जो है ना इस वक्त जमीन पे गिरा दी गई है। वो आऊंगा मैं सेरोटोनिन पे, छोड़ दें, इस हम डोपामिन की बात करें। सो वहाब, आपको मेरी बात समझ आए? जो चीज आप वहाब को मिलनी है ना और उसकी पॉसिबिलिटी ऑन हो गई है तो डोपामिन के सेंटर ऑन होंगे। अगर वो वहाब के अलावा किसी को भी मिलती है तो आपके डोपामिन के सेंटर ऑन नहीं होंगे। डोपामिन के हर न्यूरॉन में 5 सेंटर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? वो 5 सेंटर की तफसील हम करेंगे। हर सेंटर का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है? अब ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, याद रखिएगा। ये रीसेंट स्टडी है, रीसेंट का मतलब है पिछले 30 साल में पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब तो खैर रोज़े रोशन की तरह आया है कि 2 ही केमिकल्स हैं जो कि मेजॉरिटी में अपने सेंटर्स को दिमाग के अलावा भी, ये बाय द वे ये सारे के सारे हार्मोन के सेंटर अलग अलग जिस्म के हिस्सों में भी होते हैं। तो सवाल नंबर 1 ये है कि सेल्फिशनेस तो साहिल मियां दिल से होती है, एहसास भी दिल से होता है, तो ये आपने सारा कुछ दिमाग में फिट कर दिया। किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा था? हाँ, ये मतलब एक लॉन्ग डिबेट है कि फीलिंग्स, और क्योंकि ये हमेशा हार्ट वर्सेस ना माइंड की है। नहीं, फीलिंग्स तो दिमाग में भी होती हैं और ज्यादातर दिमाग में ही होती हैं, मगर ये जो 2 केमिकल्स है ना, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये पेरिकार्डियम में भी होते हैं। पेरिकार्डियम दिल है, उस थैले को पेरिकार्डियम बोलते हैं कि जिस थैले में दिल रखा हुआ अल्लाह ने। पूरा का पूरा वो थैला डोपामिन के सेंटर से और सेरोटोनिन के सेंटर से भरा हुआ है। समझ रहे? वो मैं उसकी आपको दिखाऊंगा जब हम डोपामिन की साइंस के अंदर तफसील में चले जाएंगे। इस वक्त मैं आपको खाली साइंस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं डोपामिन नहीं समझा रहा, ठीक है? अब आपको न्यूरोट्रांसमिशन समझ आ गई है? ठीक है, बिल्कुल। आप मुझे मिसाल दें जरा न्यूरोट्रांसमिशन की, किसी भी एक वाक़े से जो दुनिया में हो रहा है, लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, और आपने मुझे बताना है दिमाग में यहाँ से रिसेप्टर खोलना है और यहाँ से ट्रांसमीटर खोलना है, कुछ भी बताएं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग अवार्ड, मतलब अगर मैं एक अवार्ड ले रहा हूँ मेरे बैचलर्स के बाद और मेरे पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं, तो मेरा डोपामिन का जो रिसेप्टर है वो ओपन होगा जिस टाइम पे मैं वो रिवॉर्ड ले रहूँगा, वो अवार्ड ले रहूँगा, और वो फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड वहां से जो है ना केमिकल डोपामिन रिलीज होगा, और एट द डाउन साइड वो रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, बट एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होगा। नो,
बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई ऑक्सीटोसिन नहीं है, सेरोटोनिन है वो। आई एम सॉरी, और सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होगा और उनका जना उनको वो रिसीव हो रहा होगा। और अगर वो अवार्ड आप किसी ऐसे बंदे को दे दें स्टेज पे खड़े होकर कि जो आप कहते हो यार ये बंदा ज्यादा डिजर्विंग था, ठीक है, तब आपका भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उस बंदे का भी जिसको अवार्ड दे दिया आपने। समझ गए? सही। ऑक्सीटोसिन जो है ना वो रहम का, एम्पैथी का और इसार कुर्बानी का केमिकल है। समझ गए बात?